हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि आरबीआई प्रोड्यूसेस मनी, ये हम देख चुके हैं। क्रेडिट क्रिएशन की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजर्व रेशियोज की हम बात कर चुके हैं, लीगल रिजर्व रेशियो या हम सीआरआर की बात कर चुके हैं, एसएलआर की हम बात कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ जो मनी या इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोल सकते हैं। क्रेडिट बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लोन्स जो बैंक देते हैं टू द बोरोवर्स। सपोज देयर इज अ पर्सन से एक्स एंड वो डिपॉजिट कर रहा है ₹2000 विद अ बैंक एंड लीगल रिजर्व रेशियो 10% है। तो इट मीन्स कि बैंक को ओनली मिनिमम रिक्वायर्ड जो है ₹10% ऑफ 2000 क्या होता है, ₹200। तो ₹200 बैंक को एज अ मिनिमम अमाउंट कैश रखना पड़ेगा, बिकॉज जो लीगल रिजर्व रेशियो दैट इज 10%। सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी अमाउंट बच गया, 2000 में से -200 करेंगे तो 1800 अमाउंट और बच गया बैंक के पास। तो बैंक इस अमाउंट को यूज करके आगे और लोन दे सकता है। So bank lends ₹1800 to, say, suppose another person that is named Y, who is actually not given loan but only demand deposit account ओपन किया जाता है बैंक के अंदर इन हिज नेम कि इस पर्सन को लोन दिया जा रहा है एंड ये अमाउंट उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सो दिस वुड बी अगेन ₹1800 वुड बी द लोन टू वाई पर्सन बैंक अकाउंट में एक सेपरेट अकाउंट ओपन अप हो जाएगा। सो अमाउंट उसमें क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो ये पहला पहला स्टेप आप बोल सकते हो। ये डिपॉजिट, अब कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, ₹1800 और एलआरआर है 10%। तो अब 1800 का भी 10%, दैट इज ₹180 बैंक को साइड में रखना पड़ेगा एंड उसको माइनस करके 1800 में से 180 आप माइनस करोगे तो आपके पास अब अमाउंट बच गया 1620। 1620 बैंक और आगे लेंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये चेन आगे चलती जाएगी जब तक कि अगेन जो एलआरआर है या सीआरआर भी बोल सकते हो 10% एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो जाता टू द डिपॉजिटेड अमाउंट इन द बैंक। तो तब तक ये साइकिल चलती जाएगी एंड दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन। तो इनिशियली डिपॉजिट सिर्फ ₹2000 हुआ, अब उससे हम देखते हैं कि टोटल कितना अमाउंट या कितना क्रेडिट जनरेट किया बैंक ने, उसका क्या टोटल है। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला है दैट इज इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड विद 1/LRR। सो इनिशियल डिपॉजिट था ₹2000 and LLR is 10%। सो इससे विल गेट कि टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन होता है। देन मनी मल्टीप्लायर की हम बात करेंगे, या मतलब बेसिकली मनी मल्टीप्लायर इन द सेंस ₹2000 डिपॉजिट करने के बाद कितना मनी क्रिएशन हुआ इकोनॉमी के अंदर, मनी सप्लाई कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ। So multiple by which total deposits they are increasing due to initial deposit. Initial deposit here was ₹2000. So money multiplier इसको credit multiplier भी बोल सकते हो। ये inverse होता है legal reserve ratio का। तो suppose जैसे यहाँ example में it was 10%, तो it would be 1/10 would be the money multiplier in this case. All right, so you can see यहाँ पे लिखा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स, जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और जो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आगे सब कैटेगरीज इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई और उसके सब्सिडरीज होगी और बाकी जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है एंड अगेन रीजनल रूरल बैंक्स और ये सब कैटेगरीज भी होती है। देन क्वेश्चन आता है कि हमें सेंट्रल बैंक चाहिए क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ सेंट्रल बैंक। यहाँ पे वी सी की मॉनेटरी सिस्टम रिक्वायर्स मैनेजमेंट। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगेन फाइनेंसेस का मैनेजमेंट करना, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना, किसके लिए अगेन वी नीड अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो मनी इट विल नॉट मैनेज इटसेल्फ एंड इवन गोल्ड स्टैंडर्ड जो था इट वाज नॉट फुल्ली ऑटोमेटिक। तो वी नीड अ सर्टेन
institution or a central authority to manage things. So paper standard, which is in the operation in every country right now, it has to be directed by some central authority. So almost jitne bhi modern economies hain, they aim at achieving twin objectives. दो main objectives है, full employment, या बात कर सकते हो growth, इसको आप growth भी बोल सकते हो, and price stability, मतलब inflation targeting and growth, ये दो major objectives है central banks के. So a sound monetary policy हमें चाहिए उसके लिए, तो again intervention is required. And second reason is कि banking system requires control and regulation. तो जो banks operate कर रहे economy के अंदर, commercial banks है या फिर non-scheduled banks है, तो उनको again उनके regulation के लिए, उनकी activities को monitor करने के लिए, in order to ensure कि क्या वो standard banking standards जो है उनको adhere कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो again we require a central authority for that. Then functions of central bank क्या होते हैं? Again, these are very basic things. The issue of currency. So currency issue की जाती है, and central bank it has to keep a reserve in the form of gold also, and foreign securities as per the statutory rules जो है against जो भी currency notes issue किए जाते हैं by the central bank. Then banker to the government. So RBI जो है हमारा जो central bank है, वो government को भी as a banker act करते हैं. मतलब कि central bank gives loans and advances to the government for temporary periods as and when it becomes necessary, and वो manage भी करता है public debt जो है हमारी country की. तो फिजिकल डेफिसिट कितना है, हाउ इज यू कैन सी कि डेट टू जीडीपी रेशियो में क्या ट्रेंड चल रहा है, हम कौन से टाइप ऑफ सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं जब बात आती है बोरोइंग की, फॉरेन सोर्सेज की, डोमेस्टिक सोर्सेज. देन अनदर फंक्शन इज इट इज बैंकर्स बैंक, मतलब जो बैंक्स इकोनॉमी में है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियसली द सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल बैंक्स की आप बात कर सकते हो. इट इज ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बैंकर टू दोज बैंक्स एंड सुपरवाइजेस देयर एक्टिविटीज. Then controller of the credit and money supply again, because one of the objectives was inflation जो हमने देखा, inflation. So inflation को हम represent करते हैं with I. And then instruments money policy की इसको हम आगे separate एक इस पे proper video लेके आएंगे. So अगर हम comparison करते हैं between central bank and commercial bank, तो सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक के कंट्री का मनी मार्केट या रेगुलेटर बोल सकते हो. कमर्शियल बैंक जो मेरली यूनिट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर है. सो सेवरल कमर्शियल बैंक्स दे कलेक्टिवली फॉर्म द बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी. सेंट्रल बैंक का प्राइमरी एम होता है जनरल पब्लिक वेलफेयर. सो कमर्शियल बैंक्स का ऑब्वियसली मेन मोटिव इज टू मेक द प्रॉफिट्स. सो सोल मोनोपोली होती है सेंट्रल बैंक की, कमर्शियल बैंक की. स्टैट्यूटोरली दे आर डिनाइड दिस फंक्शन ऑफ मोनोपोली of issuing the notes. So currency issuing, this is again monopoly of only the central bank. Central bank it cannot deal with the public. आपने नहीं देखा होगा कि RBI is dealing with the public या आप अपना पैसा RBI में deposit कर सकते हो. We have commercial banks for that purpose. And then again, अगर हम functions की बात कर रहे हो तो central bank acts like a banker to the government also, and commercial banks के पर ऐसी कोई responsibility नहीं होती है towards the state. So decides central bank decides कि monetary policy क्या होगी economy में. We are having periodically monetary policy committee की meeting की जाती है, तो it is under the RBI. आप बोल सकते हो कि monetary policy decisions क्या रहेंगे to realize economic stability in the country and full employment. And commercial banks कहीं ना कहीं supplementary role play करते हैं, क्योंकि जो decisions रहते हैं MPC के under again वो implementation की जब हम बात करते हैं तो it is the commercial banks who implement them. And then again central bank is the custodian of the nation's gold and the forex reserves, and commercial banks का ऐसा कोई function नहीं होता. So this is the basic distinction between their role, the responsibility, and why they are needed, and their functions and objectives क्या क्या होते हैं. Then RBI की अगर हम बात करें तो it was set up in 1935 under the Act 1934 Act. ठीक है, RBI Act, so it is a statutory body. नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी को 1949 में पोस्ट इंडिपेंडेंस. हेडक्वार्टर्स अर्लियर हेडक्वार्टर्स आरबीआई के थे कैलकाटा में. So 1937 till date headquarters now they have been shifted to Bombay. 19 regional offices है इंडिया में, 9 सब regional branches हैं. Current governor we know Shaktikant Das sir is the current governor of RBI. So first governor RBI का कौन था? 1935 में अपॉइंट किए गए थे
Osborne Smith. So he was the first governor of independent India को. तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, we had RBI created. We got independence in 1947. RBI was created in 1935. So that's why comes the question कि independent India में who was the first governor of RBI? So it was C.D. Deshmukh, and longest serving governor of RBI was Benegal Ramarao. So RBI statutory body है. This is seen RBI Act 1934 के अंदर it was created. It is not functioning well, so government can take over its functioning also. So यहाँ पे आपको search करना पड़ेगा what are different sections of this act which talking about कि what under what situation basically central government can take over the functioning of RBI. So monetary policy committee की बात करें तो members 6 members हैं. 3 members RBI के हैं and 3 members are appointed by the government of India. तो गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं. जब हम डिसीजन मेकिंग पावर की बात करते हैं तो मेजोरिटी से डिसीजन दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, एंड हर मेंबर का जो वोट वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू 1. सो 1 वोट बाय एवरी मेंबर, एंड अगर कोई बेसिकली देयर इज टाई तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है. सो जो डिसीजन है इट इज टेकन बाय सिंपल मेजोरिटी. देन आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया था 2016 में, एंड द अमेंडमेंट वाज कि इट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस for constitution of a monetary policy committee 6 members. So ये amendment 2016 में किया गया था. इससे पहले there was no monetary policy committee. So गवर्नर को बनाया गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एमपीसी, एंड वो डिटरमाइन करेगा क्या पॉलिसी रेट होगा, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, रेपो रेट में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, एंड अगेन इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द ग्रोथ स्टेबिलिटी आल्सो, एंड it will meet at least 4 times in 1 year. So decision will be on simple majority on the basis of members जो present and vote करेंगे. So case of time में again governor will have the second vote या फिर casting vote की powers governor के पास होती हैं. So within 14 days of the meeting also आपको जो meeting की मिनट्स ऑफ डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाती है. डिसीजंस जो है प्रॉपरली आपको इन डिटेल पता चलता है कि एमपीसी के जो मेंबर्स हैं उनका क्या कहना था, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था जब डिस्कशन चल रहा था, जब डिसीजन लिया जा रहा था. तो दिस रिफ्लेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट है इट शुड मेंशन इन डिटेल कि अगेन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, रीजन क्या है उसके पीछे, या अगर हम अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ एमपीसी तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, तो प्रॉपर रीजन देना पड़ता है एमपीसी को. सो इट इज अकाउंटेबल ऑल्सो इन अ वे, एंड द रिपोर्ट इज ऑल्सो पब्लिकली अवेलेबल. So what is the inflation target? Inflation target is right now 4%, and tolerance band की अगर हम बात करें तो tolerance band is between 2% to 6%. सो एक क्वेश्चन उठता है क्या एमपीसी फॉर्मुलेशन के बाद 2016 में जो हमने देखा अमेंडमेंट के बाद एमपीसी आई गई, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वेदर आरबीआई हैज वीकेंड और नॉट. सो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंस का क्वेश्चन हो जाता है. नाउ यू विल थिंक एंड राइट बैक योर आंसर्स टू अस. सो मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है दैट वाज बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So government of India fixes inflation target for 5 years and it needs to be targeted by RBI. So current target is 4%. मैंने आपको tolerance range बता दी है. This is 4% में plus minus 2%. So that would come out to be between 2% and 6%. So consumer price index CPI inflation है जिसको target किया जाता है. So functions of RBI, although हम एक बार इसको cover कर चुके हैं, so you can just go through it on your own. It handles currently borrowing program of both the governments, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी बोरोइंग प्रोग्राम आरबीआई ही हैंडल करता है. तो यहाँ पे अगेन ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है प्रीलिम्स में, सो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि स्टेट गवर्नमेंट का आरबीआई क्यों हैंडल करेगा, बट इट इज हैंडल्ड बाय आरबीआई. देन 2015-16 में पीडीएम में प्रपोज की गई थी पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, एंड अक्टूबर 2016 में पीडीएमसी बनाया था, मतलब पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल क्रिएट किया गया एज अ प्रैक्टिस ऑफिस बिफोर क्रिएटिंग दिस एजेंसी.
एंड ऑब्वियसली जो सेल बनाया गया दैट वुड बी वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद आरबीआई, यानी बोला गया कि अक्टूबर 2018 में जो सेल है वो बन जाएगा एजेंसी। सो आरबीआई के जो फ्रंट ऑफिसेज हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं आरबीआई के डिफरेंट लेवल्स पे। सो फ्रंट ऑफिस पे दे इंटरैक्ट विद द जनरल पब्लिक, द पीपल, जो उनके ग्रीवेंसेज हैं वो आप फ्रंट ऑफिस में लेके जा सकते हो। मिडिल लेवल पे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एंड अगेन जो बैक एंड है दे आर डूइंग द पेपर वर्क एंड हैंडलिंग ऑल दीज टास्क। सो 2018 में जो फ्रंट एंड बैक ऑफिसेस थे दे वुड बी टेकन बाय द पीडीएमए। बट क्या एक्चुअली ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग एक बार सर्च करेंगे। एंड पीडीएमए क्या क्रिएट की गई या नहीं की गई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी आप वेरीफाई करेंगे। देन अक्टूबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, ये हम देख चुके हैं। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू। जो पीडीएमसी सेल बनाया गया था, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, उसका टास्क क्या था? टास्क वाज प्लानिंग द गवर्नमेंट बोरोइंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मार्केट एंड अदर बोरोइंग्स लाइक गोल्ड एंड बॉन्ड्स। सो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स थी उनको मॉनिटर करना, एंड इट विल ऑल्सो एडवाइज, गवर्नमेंट को एडवाइस भी दी जाएंगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल मार्केट में ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग्स एंड अदर फंक्शंस। So these were basically responsibilities vested upon this public debt management cell. So government का debt को manage करना, as the name says, is the main function of it. Then एक term आती है Islamic banking, again आपको पता होना चाहिए। So they basically say कि no interest rate are given to you and returns in the form of gifts. So how are they banks, जो Islamic banks है, फिर वो कैसे function कर रहे हैं? So they want to buy a house, suppose. So bank purchases that house and it sets the installments, adding profits to these EMIs. So again मतलब यहाँ पे interest rate नहीं charge किया जाता, क्योंकि अगेन इस्लाम में इट इज बोला मतलब दे बिलीव कि इंटरेस्ट रेट आप नहीं चार्ज कर सकते हो। सो मनी कैन ओनली बी मेड एज पर द इस्लाम थ्रू एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड माइनिंग। सो ये सिर्फ 3 तरीके हैं थ्रू विच यू कैन मेक मनी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन। देन आरबीआई अनदर, जब हम फंक्शंस कवर कर रहे थे आरबीआई के बारे में, तो अनदर फंक्शन इज कि आरबीआई ही सोल अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करते हैं, एंड कॉइन्स दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 है, सेक्शन 4 बोलता है कि जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है रुपी है, इट कैन बी इशूड इज ऑफ ₹1000। अगेन अभी अमेंडेड हो गए, दीज आर नोट्स फ्रॉम अर्लियर टाइम। सो 2000 यहाँ पे होगा सेक्शन 6, मैक्सिमम अमाउंट जो पेमेंट यूजिंग कॉइन्स है वो है अब ₹1000 मैक्सिमम अमाउंट है जो आप कॉइन्स के थ्रू पे कर सकते हो। सो इसको हमने देखा भी था कि कॉइन्स दे बिकम द एग्जांपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मनी या लिमिटेड लीगल टेंडर बोल सकते हो। देन आरबीआई एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, अगेन आप इन सब के बारे में सर्च करोगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। सेक्शन 24, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड कॉम्पोजिशन, डिजाइन ऑफ नोट्स, मटेरियल जो यूज किया जाएगा टू मेक द नोट्स, एंड जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है जस्ट बीन क्रिएटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस आरबीआई एक्ट, उसका फंक्शन होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एडवाइज द गवर्नमेंट टू प्रिंट द नोट्स। सो एडवाइस देना टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 25 टू स्टॉप और डिसकंटिन्यू एनी नोट, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट दैट। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो उसके अंडर इट इज इम्पोर्टेंट कि जो अगर कोई ऐसी एक्सट्रीम प्राइसेस वाली सिचुएशन आ जाती है तो वी आर प्रिपेयर्ड, या काइंड ऑफ बफर एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो इसके अंडर यू विल हैव टू मेंटेन 115 crores वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 85 crore वर्थ ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी by the government. So India is using it since 1956, the minimum reserve system that we have. So 1956 से पहले we had the proportional reserve system. So उसमें हम कुछ coins भी maintain करने थे। सो फाइनेंस सेक्रेटरी है जो ₹1 के नोट्स को साइन करते हैं, एंड जो बाकी सारी करेंसी सर्कुलेशन में है आरबीआई गवर्नर के आपको साइन देखने को मिलेंगे ऑन द करेंसी नोट। सो जो करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं दे आर नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
तो 2/5 उसमें गवर्नमेंट ऑन मेंटेन किया जाता है एंड gold and sterling currency securities and 3/5 is rupee coins. Proportional reserve system की अगर हम बात करें तो then RBI is banked to the banks also. It is large enough banking system, money market in India. So money market को again आप categorize कर सकते हो. ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, अनऑर्गेनाइज. तो अनऑर्गेनाइज में प्राइवेट मनी लेंडर्स फंक्शन करते हैं. ऑर्गेनाइज में आप उसको फर्दर कर सकते हो बाइफरकेट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. मेन पर्पस उनका है टू मेक प्रॉफिट्स. रीजनल रूरल बैंक्स है फॉर डेवलपमेंटल पर्पस या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है एंड देयर इज नो लॉस मोटर्स. So again, when we see कि first जो regional rural bank था, that was set up in 1976. It was initiated under the prime ministership of Indira Gandhi. Merely 5 crore worth of each. मतलब again 55 to 60 ये इतना नंबर है. मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि when it comes to the number, so maximum number of कौन से टाइप्स के बैंक्स इंडिया में हैं. तो रीजनल रूरल बैंक्स का नंबर इतने के राउंड है, इतने ज्यादा नहीं है उनकी डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो प्राइवेट बैंक्स फर्दर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो आगे. और सब कैटेगरीज ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं. प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. SBI लार्जेस्ट है. फॉरेन बैंक्स है लाइक सेंट्रल बैंक्स एंड HSBC. RBI फिर कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का. ऑल्सो इट एंजॉयज द सोल अथॉरिटी टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री. RBI इट इज कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट ऑल्सो जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं. एंड again quantitative and qualitative जो options या instruments available हैं with the RBI to control this credit issued by the issued by the commercial banks वो RBI के पास है. and वो again RBI यूज करता है in the form of monetary policy. decisions monetary policy के लिए जाते हैं by monetary policy committee. सो क्रेडिट जो है वो क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा. मनी क्रिएट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा. तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स क्या हैं वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. सो अगेन आप जैसे यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है. सो क्वांटिटी को अगर चेंज करना है तो वी हैव CRR, SLR, रेपो रेट है, बैंक रेट चेंज कर सकते हो. क्वालिटी के लिए भी हैव राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, रेगुलेटिंग द लोन्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, वेरिएशन द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल. सो इनको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ एनी काइंड ऑफ डाउट you can leave that in the comment section and do subscribe to Ansarkari. Keep watching.